इस वीडियो के अंदर जो थ्योरम क्रुस्कल-कोटाना थ्योरम हम कर रहे हैं उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का मतलब ये है कि अगर कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है दैट रिप्रेजेंट्स एफ वेक्टर ऑफ अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब इस पार्ट के दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि आपने वो कंडीशंस चेक की, कंडीशंस जो क्रुस्कल-कोटाना थ्योरम की जो सेकंड कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली, वो आपने कंडीशंस चेक की और कंडीशंस चेक करने के बाद आपको पता लग गया कि वो जो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का, इसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ फैक्टर है। ठीक है, ये तो इसका पहला पार्ट हो गया कि आपको पता लग गया कि वो एफ फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि वो कौन सा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसका वो एफ फैक्टर है। ठीक है, ये मतलब ये सिंपल या सीधी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये तो पता लग गया कि एफ फैक्टर है। अब आपने उस एफ फैक्टर के अगेंस्ट आपने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा फोकस इस वीडियो में ये रहेगा कि हम सेकंड पार्ट यानी कि आपने एफ वेक्टर जो के अगेंस्ट सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, हम वो इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, so this is the क्रुस्कल-कोटाना theorem part 2. So given a valid f vector of to construct a simplicial complex, so you have this f vector, say that is given by 683. ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि 683 जो है क्या वाकई ही एक वैलिड एफ वेक्टर है। वैलिड एफ वेक्टर का मतलब ये है कि क्या ये हमें कोई ऐसा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जिसका ये एफ वेक्टर होगा, या इन अदर वर्ड्स हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो क्रुस्कल-कोटाना थ्योरम की जो सेकंड कंडीशंस हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो उसको देखने के लिए अगेन हमें ये पास्कल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमने ये चेक करनी है क्या f1 जो है क्या लेस देन इक्वल टू 0, और उसके बाद फंक्शन 1 ब्रैकेट में जो है वो उसके बराबर है कि नहीं। अवर एफ वेक्टर इज 683, उसके बाद इसमें f0 है जो वह 6 है। ठीक है, और अगर हम पास्कल रेक्टेंगल के अंदर इसके कॉलम में देखें दैट इज इक्वल टू 6 चूज 1। ओके, सो इट्स फर्स्ट मकॉले रिप्रेजेंटेशन ऑफ f0, और उसके बाद क्या है कि हम इसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन अप्लाई करने का मतलब ये है कि हम नीचे वाले फैक्टर में 1 ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 15। ओके, सो व्हाट इज f1 इज इक्वल टू 8, सो 8 इज लेस देन इक्वल टू 15। सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो इसकी सेटिस्फाई हो गई है। सो व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन यानी कि f2 इज लेस देन इक्वल टू f1, और फंक्शन आपके ऊपर फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हैं वो 2 है। देन अगेन f इज इक्वल टू 683, और उसमें से f1 जो है वो 8 के बराबर है। उसके बाद हमने इसकी सेकंड मकॉले रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करना है, तो वो 4 चूज 2 प्लस 2 चूज 1 के बराबर है। और उसके बाद हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। फंक्शन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 4 चूज 2 प्लस 1 एंड 2 चूज 1 प्लस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 4 चूज 3 प्लस 2 चूज 2 एंड इज इक्वल टू 5। ओके, देन इसको चेक करेंगे। f2 आपके पास 3 है और ये f1 और फंक्शन 2 दैट इज इक्वल टू 5, दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडीशन जो है वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह जो रिवर्स डायरेक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट कि क्या ये एक वैलिड एफ वेक्टर है या नहीं, या इसके अगेंस्ट हमें सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है कि नहीं, वो दैट इज डन नाउ। अब जो जिस पे हमने फोकस करना है, फोकस किस चीज पे करना है कि अब वो कौन सा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसका ये एफ वेक्टर है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब उसके मेथड को यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे ये सबसे पहले कि अब आपके फर्स्ट एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री 6 फर्स्ट एंट्री का मतलब ये है कि दैट कॉरस्पॉन्ड टू f0, और f0 क्या होता है? f0 इसके अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। तो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद f0 कि f0 की जो भी वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हम सेट ऑफ वर्टिसेस बना लेंगे। अब क्योंकि f0 6 है तो दैट v इज इक्वल टू v1 v2 v3 v4 v5 एंड v6। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने उसके f0 को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सेट ऑफ वर्टिसेस को बना लिया। देन उसके बाद क्या है कि वी विल राइट आउट ऑल 2 एलिमेंट सबसेट्स ऑफ v इन द रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ठीक है, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग जो इससे पहले वीडियो थी आपको याद होगा कि इसके अंदर हम बेसिकली n की पावर r के ऊपर जो है वो ऑर्डरिंग डिफाइन कर रहे होते हैं, n की पावर r के ऊपर।
ठीक है। तो अब अगर मैं उसको कंपेयर करूं, अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 एलिमेंट सबसेट्स हैं, वो किस फॉर्म के होंगे? वो VI1, VJ1 एंड VI2 और VJ2 की फॉर्म में होंगे। तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एन स्केयर में कि I1, J1 ये ऑर्डर पेयर है, इसी तरह दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग I2, J2। ठीक है, कि हम ये क्रॉसपोंडेंस बना रहे हैं यहाँ पे कि जब भी ब्रैकेट की बात होगी तो उसके अगेंस्ट हमारे माइंड में जो होगा वो ये 2 वर्टिसेस होंगे, सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो अब जो हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस थे V1 से लेकर V6 तक, इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, 2 वाले कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं? दैट इज एक्चुअली 6 चूज 2 और 6 चूज 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब वो 15 सबसेट्स हैं, उनको हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग की फॉर्म में लिखना है। तो उसका जो फर्स्ट फैक्टर होगा, क्योंकि V5 V6 सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, और इसका जो लास्ट फैक्टर है, हम इस लास्ट फैक्टर के अगेंस्ट देखेंगे, इसको फिक्स करेंगे V6 V5 को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इससे छोटे वाला एलिमेंट कौन सा है? वो आपके पास आ जाएगा V6 V4, क्योंकि V6 और V6 राइट साइड पे इक्वल है, और फिर हमने नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही, जैसे V5 जो है V4 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर याद करवा दूं कि यहाँ पे V5 V4 के अगेंस्ट हम जो वैल्यू चेक कर रहे हैं, हम एक्चुअली इनके कोफिशिएंट यानी कि 5 और 4 को देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद V6 है, 4 के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 के बाद V6 V2 आ जाएगा, और V6 2 के बाद V6 V1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 6 के साथ हम मजीद कोई फैक्टर नहीं लिख सकते। अब हम क्या करेंगे, अगेन इससे स्टार्ट करेंगे V5 से। ठीक है, और V5 के साथ हम मैक्सिमम एलिमेंट ले लेते हैं V4। ठीक है, अब ये V1 V6 ये बड़ा है किससे? V4 V5 से। अब उसके बाद यहाँ पे 4 लिखने का मतलब ये है, मकसद ये था ताकि हम उसके बाद यहाँ पे V5 और V3 लिख सकें। ठीक है, क्योंकि 4 के बाद ये 3 वाला फैक्टर आपके पास जो है, उससे नेक्स्ट जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये V5 V2 आ जाएगा, देन V5 V1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 5 वाले भी खत्म हो गए। 5 के बाद हम 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 में अगेंस्ट पॉसिबिलिटी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो आपकी 4-3 है। ठीक है, अगेन ये 5-1 जो है ये 4-3 से बड़ा है, इसी तरह 4-3 जो है ये 4-2 V4 V2 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम V4 V1 कर लेंगे, और उसके बाद ये आपके पास V4 वाले भी खत्म हो गए, उसको हमने V3 से स्टार्ट कर दिया। सो V3 V2, और उसके बाद V3 V1, 3 वाले भी खत्म हो गए, और उसके बाद फाइनली जो है आपके पास V2 V1 आ जाएगा। तो इस तरह जो है ये हमने इसको, ये पूरे जो आपके पास सेट था V, उसके जो 2 सबसेट्स, 2 एलिमेंट्स के सबसेट जो हैं, उनको हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। कि सबसे छोटी वैल्यू हमने सबसे पहले लिखी है, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो उसके एंड में लिखी है। तो रिपीट करते हैं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आपके सेट ऑफ वर्टिसेस से स्टार्ट करना है। सेट ऑफ वर्टिसेस हैं वो आपके पास 6 हैं। ठीक है, इस केस में, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेवल मीन कि अब आप उसके एजिस को देख रहे हो, तो एजिस को फाइंड आउट करने के लिए कि वो कौन सा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके ये एजिस आपको मिलेंगे, उसके अगेंस्ट आपने उन 2 के सबसेट को रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखना है, जो कि अभी हमने लिखा है। उसको कैसे तमाम को रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखना है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि अब आपको कितने एजिस चाहिए, उसमें से आपने यू वांट टू हैव 6 एजिस, 8 एजिस। तो 8 एजिस के अगेंस्ट क्या करेंगे कि वो जो आपने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में सेट को लिखा था, उसमें से फर्स्ट 8 एलिमेंट्स को चूज कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, और वो जो फर्स्ट 8 एलिमेंट्स हैं उसके सबसेट को यहाँ पे लिखा हुआ है V1 V2 V1 V3 एंड सो ऑन अप टू V2 V5। ये कौन सा है कि उस ऑर्डर में से हमने फर्स्ट 8 एलिमेंट्स को ले लिया है, उसको हमने नाम दिया है डेल्टा 1 का। ठीक है, V सेट ऑफ वर्टिसेस, अभी डेल्टा 1 जो है, नाउ दिस इज आवर सेट ऑफ एजेस। ठीक है, इसको ऑर्डरिंग में लिखने का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोई आगे का एलिमेंट ले लेते, जैसे अब ये V2 V5 तक ले लिया है, या हम फॉर एग्जांपल V5 V6 ले लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट बेसिकली जब हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमें तमाम बड़े सबसेट्स का स्मॉल सबसेट हमें चाहिए होता है। उसको मेंटेन रखने के लिए एक ऑर्डर में चल रहे हैं, ताकि जब हम बड़े सेट का सबसेट लें हमारे पास आगे सबसेट पड़े हों। अगर हम आगे से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आगे वाले एलिमेंट का सबसेट हमें ना मिले, लेकिन जब हम किसी ऑर्डरिंग को लेके उसको लेके चल रहे हैं, एक ऑर्डरिंग में चल रहे हैं कि पहले हमने वर्टिसेस को ले लिया, फिर 2 वाले के भी फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसको खास
जगह पे हमने बाउंड कर दिया कि इससे आगे के हमने एलिमेंट्स नहीं लेने। तो इस तरह जो है वो हमें मजीद कोई ऐसा सबसेट स्किप नहीं होगा कि जो जिसके हमें सबसेट्स ना मिले। ठीक है, उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया हमारा डेल्टा वन, यानी कि एजेस कंप्लीट हो गए। देन हम मूव करेंगे टुवर्ड्स के ऐसे एलिमेंट जिसके फेसिस ऑफ डायमेंशन 2। फेसिस ऑफ डायमेंशन 2 का मतलब ये है कि हमें 3 वाले एलिमेंट्स चाहिए, 3 सबसेट वाले। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस V में से V के 3 वाले सबसेट्स, और उसको हम लिखेंगे रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में। और वो कौन कौन से हैं, वो कितने होंगे, वो होंगे 6 चूज 3। 6 चूज 3 यानी कि 20 एलिमेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। ये 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगेन इसको लिखने का क्या तरीका है कि हम बिल्कुल बैक से स्टार्ट करेंगे, इसके V4 V5 V6 से। इसका ये सबसे बड़ा एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 6 5 3, इसका जो फर्स्ट स्मॉल एलिमेंट है ये 6 5 को हमने फिक्स रखा है, और उसके बाद हमने 4 की जगह पे 3 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यही इसका नेक्स्ट मोस्ट एलिमेंट होगा जो इससे छोटा है। इन दोनों के दरमियान कोई और एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद V3 को हम चेंज कर सकते हैं V2 के साथ, V5 V6 को फिक्स रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 2 को हमने V1 से चेंज कर दिया, 6 5 V6 V5 और V1 ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मजीद हम V1 से आगे नहीं जा सकते, तो ये एक तरह का ये सेट जो है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमने 6 5 से स्टार्ट किया था, हम अब इस 5 को चेंज करेंगे 6 4, और 4 के बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है वो 3 की है, तो 6 4 3। 6 4 3 के बाद ये 6 4 2, 6 4 2 के बाद V1 की जगह पे हमने ये V1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 6 5 3 6 3 2, 4 वाले कंप्लीट हो चुके हैं, और 2V, फिर इस V2 को हम इस V1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह ये V6 के बाद V3 वाली ऑप्शन भी खत्म हो गई है। अब V3 के बाद V6 V2 V1, ये ओनली वन पॉसिबिलिटी है। तो इन नटशेल V6 वाले यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जो कि V6 से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे सबसेट जिसमें V6 भी है, और उसके बाद अब हम V5 की तरफ जा रहे हैं। V5 के साथ आपको पास V4 और V3 आ जाएगा, और ये आपस में इंटरलिंक है, इनके दरमियान कोई और आपके पास कोई और सबसेट नहीं होगा। और ये इससे जो ये V1 V2 V6 है ये बड़ा है V3 V4 V5 से। ठीक है, अब अगेन इस 3 को रिप्लेस करना है, 3 को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये V2 आ जाएगा, और फिर V2 को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा। तो ऐसे ये V5 V4 V3 V5 V4 V2 एंड V5 V4 V1। ठीक है, अब ये 1 हो गया। इसके बाद हम इस पिछले वाले एलिमेंट को देखेंगे, उसको हमने V4 को रिप्लेस कर दिया V3 के साथ, और V3 के बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है V2 की। V2 के बाद हमने V2 को रिप्लेस कर दिया V1 के साथ। ठीक है, और इस तरह ये V3 वाले भी कंप्लीट हो गए। अब V5 के बाद हमने V5 V2 और V1 लिया, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और इस तरह V5 वाले भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम सबसेट लेंगे जिसमें V4 भी है, V4 सबसे बड़ा है, V4 V3 V2, और अगेन हम V2 को चेंज करेंगे तो ये V4 V3 V2 आ जाएगा। ठीक है, देन V4 V2 V1, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, और अल्टीमेटली आपके पास लास्ट एलिमेंट जो है V3 V2 और V1 है। तो इस तरह हमने इन एलिमेंट्स को जो है वो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखा है। अच्छा, ये जो अभी हमने रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में 3 वाले सबसेट्स को लिखा है, इसको जो मैंने अभी आपको मेथड बताया उसमें हमने लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया है। लास्ट एलिमेंट के साथ जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 1 by 1, उन पॉसिबिलिटीज को देखते हुए हमने पूरे सेट को कंस्ट्रक्ट किया है। इफ यू हैव गुड प्रैक्टिस, अगर आप इस प्रोसेस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप फर्स्ट एलिमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि हम पहला एलिमेंट V1 V2 V3 लिखें, और उसके बाद देखें कि V1 V2 V3 के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है। उसका फायदा ये होगा कि आपको सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास डेल्टा 2 जो है, डेल्टा 2 या F2, ठीक है, F2 मतलब आपके पास जो 2 डायमेंशन के फेसेस हैं वो एक्चुअली 3 है। ठीक है, और 3 का मतलब ये है कि जैसा हमने उसमें एजेस में फर्स्ट से 8 एलिमेंट्स उठाए थे, इसी तरह हम इसमें फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को उठाएंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने इतनी लंबी लिस्ट देखी थी उसकी 3 वाले सबसेट्स की, उसमें से जो हमें जरूरत है वो हमें सिर्फ वी नीड ओनली फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप इसको राइट साइड से आपकी प्रैक्टिस है अच्छी, आप उस तरफ से इसको सेट्स को लिख सकते हो, तो देन वी नीड ओनली 3 एलिमेंट्स। ठीक है, उन 3 एलिमेंट्स को अलग से सबसेट की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये आपके पास डेल्टा 2 बन जाएगा। अगेन मैं वही रिपीट करूंगा कि ऑर्डरिंग का हमें फायदा ये है कि इस तरह लिखने से जो इस बड़े सबसेट्स के सारे सबसेट्स हैं वो हमें हमारी कलेक्शन में मिल जाएंगे, वो कहीं स्किप नहीं होंगे। ठीक है, तो डेल्टा 2 भी आपके पास आ गया, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह आपके पास जो है तो V यूनियन डेल्टा 1 यूनियन डेल्टा 2, ये आपके पास पूरे का पूरा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया है। वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जिसका F फैक्टर जो है वो 6 8 3 से डिनोट हो रहा है।
ये प्रोसेस था। हमने 6 से स्टार्ट किया, हमने सेट ऑफ वर्टिसेस से स्टार्ट किया। सेट ऑफ वर्टिसेस के बाद हमने उसके सबसेट लिए 2 वाले, उसको रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में लिखा, उसमें से फर्स्ट 8 उठा लिए, क्योंकि 8 इसके जो है नंबर ऑफ एजेस हैं या नंबर ऑफ 1 डायमेंशनल फेसेस हैं। उसके बाद नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल फेसेस के लिए हमने क्या किया है कि उसके 3 वाले सबसेट ले लिए रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में, सेंडिंग ऑर्डर में से फर्स्ट 3 उठा लिए। आपके पास जब उन तीनों कलेक्शन इकट्ठा कर लिया किसको, V1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 को, तो आपके पास सारे के सारे सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स बन गया।